हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भावी शिक्षकों को, तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई है और इसी वजह से सारे बच्चे परेशान थे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिले कि मैम आप कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रही है क्लास, क्यों नहीं ले रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत दिन हो गए सच में हमारी क्लास नहीं हुई, ये चीज़ मैं भी अच्छे से जानती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। लेकिन आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ। जो हमारा पार्ट चल रहा था काव्य शास्त्र का, जो हम एमए के सारे टॉपिक कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, उसमें हम लोग रस निष्पत्ति तक पढ़ चुके थे और मैं आपको करवा चुकी थी। और उससे आगे के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बार अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मेरे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अगर हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो फिर आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ इसे मैं एज ए PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप जो ये नोट्स स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है, एक पैसा भी आपको नहीं भरना है। विद्यार्थियों के लिए ये मैं सब कर रही हूँ। और पहली बार अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो चुका है और उसकी सारी PDF जो कि 46 पार्ट में हमने किया है, वो सारी की सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो मैंने यहाँ पढ़ाया है वो मैंने वहाँ पर भेज दिया है। और अभी चल रहा है काव्य शास्त्र जो कि MA का पार्ट है RPSC फर्स्ट ग्रेड में। आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस है जिसमें स्नातकोत्तर लेवल का सिलेबस है, उसमें 10 सिद्धांत RPSC ने पूछे हैं। एक सिद्धांत से एक प्रश्न आएगा और 10 सिद्धांत यानी कि 10 प्रश्न, वही हम कर रहे हैं। उसमें हमने काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, रस निष्पत्ति ये सब हम कर चुके हैं और उसके बाद हम आगे के टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और या फिर आप पहले से मुझे सुन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और पास ही में एक घंटी का निशान होगा उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और क्लास से बिल्कुल भी लेट ना हो और आपको PDF भी टाइम पर मिल सके, क्लास भी टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए हर दिन नया वीडियो लाने के लिए। कितनी बार होता है कि मोटिवेशन नहीं मिलता है ना तो आदमी रुक सा जाता है, लेकिन अगर उसे मोटिवेशन मिलता रहे, फिर चाहे वो टीचर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, कोई भी हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ करने को, आपके लिए कुछ नई चीज़ लाने को। देखिए, साधारणीकरण है, फिर एक ध्वनि सिद्धांत है, फिर अरस्तु का अनुकरण है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा वक्रोक्ति है, मार्क्सवाद है। और उसके बाद मैंने सोचा है कि ये जो इसमें 2-4 टॉपिक और हैं स्नातकोत्तर में, 2 या 4-5 टॉपिक और रहे हैं, जल्दी पूरे हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से हैं। इसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ आपको जनसंचार का पार्ट पढ़ना है या फिर आपको नरोत्तम दास स्वामी का अलंकार पारिजात पढ़ना है, जो कि अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण ये सभी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि इस स्नातकोत्तर लेवल के पार्ट के बाद आपको जनसंचार पढ़ना है या फिर आपको काव्य शास्त्र का जो एक दूसरा पार्ट है जिसमें अलंकार, छंद, रस, काव्य गुण, काव्य दोष ये सारी चीज़ें वो पढ़नी है। जैसा भी आपको पढ़ना है वो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिस तरह से आपके कमेंट्स आएंगे उसके बाद मुझे जो लगेगा तो मैं उसी चीज़ को शुरू करूँगी विद्यार्थियों के हित में। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये है साधारणीकरण। पहले हमने रस निष्पत्ति पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे साधारणीकरण। क्या है ये साधारणीकरण? अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें जाके देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत साधारणीकरण वहाँ पर समझाया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाएगा। मेरी चैनल की पूरी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, मोटिवेशनल वीडियो के नाम से अलग है,
हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से अलग है। ये सारी जो मेरी प्लेलिस्ट है वो अलग से बनी है, आप उसी में जाके देखिए। और एक चीज़ और है कि भूल गई मैं कहते कहते, अभी जब याद आएगी तब बताऊंगी, ठीक है। हम पढ़ते हैं। कुछ एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे याद थी, पर मैं दिमाग से एकदम से स्लिप हो गया। ठीक है, हम पढ़ते हैं। जैसे मुझे याद आएगी मैं ज़रूर वापस बताऊंगी। साधारणीकरण का सिद्धांत भट्ट नायक की देन है। यानी सबसे पहली बात कि ये साधारणीकरण दिया किसने, तो ये दिया है भट्ट नायक ने। ठीक है, पहला आपका ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरा है, कालांतर में अभिनव गुप्त ने इसका समर्थन किया था। कालांतर का मतलब क्या होता है, बाद में, यानी आने वाले समय में। भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण को आवश्यक माना। ठीक है, अब देखो भट्ट नायक जो है वो रस निष्पत्ति, हमने रस निष्पत्ति पढ़ी पिछले वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको रस निष्पत्ति के अंदर भट्ट नायक का भुक्तिवाद ये सिद्धांत बताया था। वहाँ हमने इस साधारणीकरण की चर्चा की थी। तो यही लाइन आई है कि भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति के लिए साधारणीकरण को क्या माना है, आवश्यक माना है। इसमें भी इन्होंने किसको महत्व दिया, भावकत्व को। एक टर्म है, अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको एक बार जो रस निष्पत्ति का वीडियो है वो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना। आप देखिए, साधारणीकरण का अर्थ क्या है, असाधारण का साधारण और विशेष का निर्विशेष हो जाना। साधारणीकरण का मतलब क्या है, असाधारण का साधारण और विशेष का क्या हो जाना, निर्विशेष हो जाना। साधारणीकरण को साधारण शब्दों में समाजीकरण या समानीकरण भी कहा जाता है। कवि और पाठक की चित्त वृत्तियों का एक तान, एक लय हो जाना, अथवा दोनों में मैं और पर का द्वैध दूर हो जाना, क्या है, साधारणीकरण। यानी स्वयं का और दूसरे का भाव मिटकर एक हो जाना क्या हो जाता है, साधारणीकरण। यानी समान, यानी जिसने रचना की है और जो पढ़ने वाला है, उन दोनों के अंदर की वृत्तियाँ, यानी लिखने वाला जब लिख रहा था उसके मन के भाव, और उस रचना को जब पाठक ने पढ़ी तो सेम वही अनुभूति उस पाठक ने भी करी जो अनुभूति लिखने वाले ने करी थी, और दोनों की चित्त वृत्तियाँ क्या हो गई, समान हो गई। तो ये जो समान का भाव आया, यही क्या कहलाया, समानता का भाव, साधारणीकरण कहलाया। साधारणीकरण की प्रक्रिया में विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है। विभावादि का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का महत्व खत्म हो जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कवि और पाठक एक तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो अलग अलग है। तो यहाँ पर यही कहा है कि साधारणीकरण की प्रक्रिया में एक व्यक्ति यानी विभावादि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है, और वह व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहकर और सर्वसाधारण तक व्याप्त हो जाता है। कैसे, एक कवि ने एक रचना लिखी, लिखने वाला एक है लेकिन पाठक तो अनेक होंगे, और वह जन जन में जाकर क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो यानी कि वह सर्वसाधारण तक क्या हो जाएगी, व्याप्त हो जाएगी। काव्य में वर्णित आश्रय की अनुभूति के साथ पाठक की अनुभूति का तादात्म्यीकरण क्या कहलाता है, साधारणीकरण। मैंने अभी आपको समझाया। काव्य की रचना करने वाला कौन हो गया, आश्रय कौन है, ये कवि। यहाँ लिखा है काव्य में वर्णित आश्रय, यानी जो रचना कर रहा है या फिर रचना के अंदर जिस पात्र का वर्णन किया गया है, उस पात्र को कैसा महसूस हो रहा, वही चीज़ यदि पाठक को महसूस होने लग जाए, जैसे सीता हरण हुआ, ठीक है, और जैसे लक्ष्मण को तीर लगा, तो लक्ष्मण को तीर लगने पर राम जी को क्या अनुभूति हुई, पीड़ा की अनुभूति हुई। और हम जब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो राम जी को जो अनुभूति उस वक्त हुई लक्ष्मण के तीर लगने पर, पढ़ते 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 हम भी उसी में क्या हो गए, बिल्कुल वैसी अनुभूति करने लगे उसे पढ़ के। तो फिर वो क्या हो गया, दोनों ही अनुभूतियों का तादात्म्यीकरण, अर्थात
क्या हो गया? साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण को आधुनिक शब्दावली में समानानुभूति भी कहा जा सकता है, यानी एक जैसी अनुभूति होना, एक जैसा महसूस होना, उसे ही क्या कहते हैं? साधारणीकरण। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक ममत्व परत्व के भाव से मुक्त हो जाता है। ममत्व परत्व क्या होता है? ममत्व यानी अपना, परत्व यानी सामने वाले का। और सामाजिक कौन है यहाँ? पाठक, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो है यहाँ पर सामाजिक। ये किससे ऊपर उठ जाता है? ममत्व परत्व के भाव से। रचनाकार और पाठक के मध्य अनुभूतियों का तादात्म्य में स्थापित करना, ये मध्य है, मध्य। ठीक है, अब आगे देखो। साधारणीकरण के सिद्धांत की तुलना, अब देखिए साधारणीकरण के सिद्धांत की तुलना किससे की जाती है? तो साधारणीकरण के सिद्धांत की तुलना पाश्चात्य साहित्य के निर्वैयक्तिकतावाद के सिद्धांत से की जाती है। एक पाश्चात्य साहित्य है जिसका नाम है निर्वैयक्तिकतावाद, और इसकी रचना किसने करी? टी.एस. इलियट। किसने करी? टी.एस. इलियट। तो साधारणीकरण के सिद्धांत की तुलना यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आप ये बताएंगे कि इससे की जाती है, और लिखने वाला कौन था इस ग्रंथ को? टी.एस. इलियट। आगे देखते हैं, कविता में साधारणीकरण किसका होता है? यह प्रश्न क्या है? विवादित है। यानी कविता के अंदर साधारणीकरण किसका होगा? अब यह प्रश्न विवादित है, तो विवादित प्रश्नों को ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, क्योंकि विवादित तथ्य वैसे भी एग्जामिनर कभी नहीं पूछता है। अब देखिए, इधर विद्वानों के नेम हैं और इधर ये साधारणीकरण, यानी कि इधर विद्वान हैं और इधर इन्होंने किस किस को साधारणीकरण माना है। बाबू गुलाब राय ने किसका साधारणीकरण माना? मनुष्य के संबंधों का साधारणीकरण होता है, ऐसा बाबू गुलाब राय मानते हैं। भट्टनायक कहते हैं विभावादी का साधारणीकरण, यानी एक व्यक्ति की बात होती है यहाँ। ठीक है, अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? विभावादी के स्थायी भाव और सामाजिक की अनुभूति का। सामाजिक कौन है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पाठक, पढ़ने वाला। विश्वनाथ और श्याम सुंदर दास ये किसका मानते हैं? आलंबन, आश्रय व पाठक का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर नगेंद्र किसका मानते हैं? कवि की अनुभूति का। गणपति चंद्र गुप्त ने किसका माना? कवि की अनुभूति का। देखो दोनों एक को ही मान रहे हैं, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। बाबू गुलाब राय नाटकीय प्रपंच, नाटककार, प्रेक्षक, इसको मानते हैं। और रामदहीन मिश्र ने कवि की भावना का साधारणीकरण माना है। देखो यहाँ ऊपर बाबू गुलाब राय ने ये भी कहा है मनुष्य के संबंधों का साधारणीकरण होता है, और यहाँ पर ये भी कहा है इन्होंने नाटकीय प्रपंच, नाटककार और प्रेक्षक। ठीक है, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यह भी होगा कि आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने तो क्या किया है? विचार का, और श्याम सुंदर दास ने तुलना से संबंधित, और साधारणीकरण का संबंध योग की मधुमती भूमिका। योग में जिस दिशा का नाम मधुमती भूमिका है, साहित्य में उसी दिशा का नाम क्या है? साधारणीकरण है। अब देखिए ये आएगा ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, देखो साधारणीकरण फिर से पढ़ना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हम ध्वनि सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, तो साधारणीकरण को एक बार समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्लास बहुत दिन हो गया ब्रेक हो चुकी थी हमारी। तो साधारणीकरण रस निष्पत्ति से भी संबंधित है और साधारणीकरण ध्वनि से भी संबंधित है, इसीलिए साधारणीकरण पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए ध्वनि सिद्धांत। ठीक है, अभिधा मूला ध्वनि, लक्षणा मूला ध्वनि, व्यंजना मूला ध्वनि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ध्वनि सिद्धांत को।
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आपने शब्द शक्ति पढ़ी होगी। उस शब्द शक्ति में हम 3 प्रकार की पढ़ते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, सबसे पहले हम बिल्कुल बेस क्लियर करके फिर मैं आपको ये समझाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये 3 नाम इस ध्वनि में क्यों आए। अब देखिए, जहाँ जहाँ मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ वहाँ वहाँ देखना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है ना। अभी इधर नहीं जाना है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे हमारा दिमाग ख़राब होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले मैं जहाँ समझा रही हूँ वहाँ पूरा फोकस करिए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इससे चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब देखिए, अभिधा मूला ध्वनि जो होगी इस ध्वनि सिद्धांत में, इसमें क्या होगा, व्यंग्यार्थ का अभाव पाया जाएगा। सबसे पहली बात, प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, लाइंस देके सीधी सीधी, व्यंग्यार्थ का अभाव होगा, वस्तु ध्वनि है, चित्र काव्य है, और एक लास्ट का दे दिया उत्तम काव्य। अब आपको छांटना है, तो अभिधा मूला में व्यंग्यार्थ का अभाव है, वस्तु ध्वनि है, चित्र काव्य, तीनों है, लेकिन उत्तम काव्य नहीं है। क्या है, अधम काव्य है। ये आपको फिर निकालना है। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात कि मैं प्रश्न के किस लेवल तक आपको ले जाना चाह रही हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए कि आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है उसके प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, अगर आपने वो पता लगा लिया तो फिर आप एग्ज़ाम को बहुत इजी वे में क्रैक कर जाओगे। और मैं आपको एक बात और कह देती हूँ कि मेरे ये जो नोट्स हैं इनमें से कुछ भी चीज़ छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। आपको जोर आ रहा हो पढ़ने में, बहुत ज़्यादा वजन लग रहा हो, तो थोड़े टाइम के लिए भले रख देना, 2 दिन 3 दिन, लेकिन एक भी चीज़ इन नोट्स की ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही कम मैटर है लेकिन सार गर्भित मैटर है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक लाइन इन नोट्स की अगर आपको याद हो गई है तो आप मान के चलिए कि आप हिंदी का पेपर कर जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यूजीसी नेट पुराने सालों के आए हुए अब तक के हल प्रश्न पत्रों की किताब और अभी तक जितना भी आरपीएससी 2018, 2016 या जो भी एग्ज़ाम कॉलेज लेक्चरर के हो चुके हैं या स्कूल लेक्चरर के हो चुके हैं, इन सब के पेपर अभी तक आपने अगर प्रिंट आउट करके अपनी टेबल पे ना रखे तो रख लीजिएगा। कितना भी पढ़ लो, कितने भी नोट्स इकट्ठे कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर पेपर पैटर्न नहीं पता तो पेपर देने का तरीका भी नहीं आएगा। और आपने भले अथाह पढ़ा हो, आपके पास खूब सामग्री हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे यदि आपको उस 3 घंटे के अंदर जो पूरा खेल है वो खेलना नहीं आया। ठीक है, आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि अभिधा मूला ध्वनि, हम ध्वनि सिद्धांत पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार की मैंने आपको ध्वनियाँ बताई, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में क्या क्या पाया जाएगा, व्यंग्यार्थ का अभाव पाया जाएगा, व्यंग्यार्थ नहीं होगा। अभिधा मूला ध्वनि वस्तु ध्वनि कहलाती है, चित्र काव्य कहलाता है, और इसका जो काव्य है वो अधम काव्य कहलाता है। लक्षणा मूला ध्वनि, इसमें वाच्यार्थ प्रधान रहेगा। क्या प्रधान रहेगा, वाच्यार्थ, जो बोलना है वो। और लक्षणा मूला में क्या क्या पाया जाएगा, अलंकार ध्वनि पाई जाएगी। यह एक गुणीभूत व्यंग काव्य है। लक्षणा मूला ध्वनि क्या है, गुणीभूत व्यंग काव्य है, और यह मध्यम काव्य की श्रेणी में आएगा। अब आती है तीसरे नंबर पे व्यंजना मूला ध्वनि। यह व्यंग्यार्थ प्रधान होगी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यंग्यार्थ प्रधान होगी। यह रस ध्वनि होगी और ध्वनि काव्य होगा और उत्तम काव्य की श्रेणी में आएगी। ये चार्ट अच्छी तरह से रट लेना, समझ लेना, पहले समझना ज़रूरी है रटने से पहले। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे देखिए, क्योंकि आपका प्रश्न इसी चार्ट में से बनेगा, ये आप लिख लीजिएगा, इसके इसी में से और इसके आसपास से। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि को संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन माने जाते हैं, आनंदवर्धन माने जाते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ
ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए लिखा। देखो, आनंदवर्धन ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ध्वन्यालोक। सबसे पहले तो आपको ये जितने भी राइटर ना, भट्ट नायक, भामह, मम्मट, है ना, इन सब का आपको सबसे पहले इनके कौन कौन से ग्रंथ है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार मैच द फॉलोइंग में एक तरफ आपको विद्वान और एक तरफ उनके ग्रंथ ये दे के पूछ लेगा कि मिलान कीजिए किसका ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, और पता है ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी? ये जो मैं आपको यूजीसी नेट के पुराने पेपर के लिए बार बार कहती हूँ ना, हल प्रश्न पत्र, ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और आपके एमए का पार्ट, ये आप मान के चलिए। अगर आपने यूजीसी नेट के अब तक के आए हुए पेपर की किताब को 2 से 3 बार कर लिया, 3 बार तो करनी पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तो आप ये मान के चलिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक भी प्रश्न आप गलत करके नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ। अगर आपने 2 से 3 बार यूजीसी नेट के पुराने सालों के आए हुए पेपर को हल कर लिया और अब तक के जितने भी स्कूल लेक्चरर के हिंदी के पेपर हुए हैं या फिर कॉलेज लेक्चरर के हिंदी के पेपर हुए हैं या राजस्थान की सेट हो, आप ये कर लीजिए, बस ये नोट्स पढ़ लीजिए और जो मैं ये बता रही हूँ ये कर लीजिए। कहीं कुछ भागने की, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा ईमानदारी से ये काम किया गया हो। और राघव प्रकाश परिष्कार की गाइड यदि मार्केट में आ गई हो तो आप तुरंत लेकर आ जाइए। आपकी जो 11वीं 12वीं की रचनाएं हैं, जो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो आपको एक टेंशन है कि मैडम हम प्रश्न और कहाँ से करें, तो परिष्कार के राघव प्रकाश से ही मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मजबूती दी थी। मैंने इन नोट्स के साथ साथ उस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उनको नहीं छोड़ा। चाहे आप रचनाओं को ले लीजिए 11वीं 12वीं की, चाहे आप हिंदी साहित्य के इतिहास को ले सकते हैं, चाहे आप जनसंचार को ले सकते हैं, या फिर आप अपने एमए के पार्ट को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रश्नों का संकलन दिया गया है बहुत ही उत्तम है। ठीक है, मैं हर बार बताती हूँ, हर बार कहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैटर इकट्ठा करना, बहुत सारे कोर्सेज खरीदना या अथाह हमारे पास पुस्तकालय का भंडार होना हमारा सिलेक्शन कभी नहीं कराता। हमारा सिलेक्शन कराता है एक स्मार्ट स्टडी, कम किताबों को ज़्यादा बार पढ़ना, तो हमारा सिलेक्शन होगा। एक किताब लीजिए, उसे 4 बार पढ़िए। जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं आप कान खोल के सुन लीजिए, चाहे आप सुझाव माने, चाहे आप मुझे शिक्षक मानते हुए मेरी डांट माने, फटकार माने, या आप इसे मेरा निवेदन माने, लेकिन आप मेरे इन नोट्स को कम से कम भी, आप मेरे इन नोट्स को 4 बार ज़रूर पढ़ेंगे। 4 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और 3 बार यूजीसी नेट की बुक पूरी करनी है। ये अगर आपने कर लिया ना, तो जो आपके सामने पेपर आएंगे कॉलेज लेक्चरर के, स्कूल लेक्चरर के, उनको तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उनके लिए मैं नहीं कहूँगी उनको 4 बार पढ़ना, उनके तो आंसर आप ऐसे निकालोगे, ऐसे खटाक से, इधर पढ़ा इधर आंसर, इधर पढ़ा इधर आंसर। ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि याद करोगे आप मुझे कि वाह मैडम आपने क्या बात बताई है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के अपना तमाशा बने, इससे बेटर है कि हम पहले ही पूरी प्रिपरेशन से जाएं। ठीक है ना, खाली पढ़ना कुछ नहीं होता, आप आगे से आगे बढ़ो। पढ़ने का तरीका होता है, पेपर देने का तरीका होता है, प्रैक्टिस होती है। जहाँ से मिले जो मिले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करनी है, क्योंकि परीक्षा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी, परीक्षा कैसी होगी हमारी, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो हमें धाप के करनी है, फुल पेट भर के करनी है। अब आगे देखिए, आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए लिखा, क्या लिखा कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम्मानात् पूर्व। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम्मानात् पूर्व, ये कहते हैं हमारे आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय को
रस संप्रदाय का विस्तार भी कहा जाता है। रस निष्पत्ति हम पढ़ चुके हैं। मैं फिर कहूँगी, अगर आपने रस निष्पत्ति नहीं पढ़ा है तो साधारणीकरण को समझने के लिए भी पढ़ना होगा और इस आनंदवर्धन को समझने के लिए भी पढ़ना होगा। आचार्य मम्मट ने ध्वनि विरोधी आचार्यों के मतों का खंडन करते हुए ध्वनि सिद्धांत को स्थापित किया। अब देखो, अब हमारे एक आचार्य हुए मम्मट, इन्होंने क्या किया, जो जो आचार्य ध्वनि विरोधी थे इन सब के मत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया और एक सिद्धांत स्थापित कर दिया। इसीलिए मम्मट को क्या कहते हैं, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। ध्यान से समझना, ठीक है। ध्वनि संप्रदाय का संस्थापक तो कौन है, आनंदवर्धन है। क्या बोला मैंने, ध्वनि संप्रदाय का संस्थापक कौन है, आनंदवर्धन, जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखा। और मैंने अभी अभी कहा कि ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कौन है, तो वो कौन हो गए, मम्मट। समझ में आ गई बात। भारतीय काव्य शास्त्र में आनंदवर्धन का वही स्थान है जो कि यूनानी साहित्य में किसका है, लॉन्जाइनस का। और आगे हम अभी जो हमारे ये एमए के 10 सिद्धांत है, इसमें हमें एक लॉन्जाइनस का सिद्धांत भी पढ़ना है। आपके एमए में जो 10 सिद्धांत है स्नातकोत्तर पार्ट में फर्स्ट ग्रेड में, ये 10 ही सिद्धांत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप यदि ये सोचते हैं कि 10 सिद्धांत में से 10 प्रश्न आएंगे, मैं यदि एक सिद्धांत मुझे टफ लग रहा है, मार्क्सवाद टफ है उसे छोड़ दो, लॉन्जाइनस टफ है उसे छोड़ दूं, तो मैं 9 प्रश्नों की तैयारी कर लेता हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि 10 सिद्धांत हैं लेकिन 10 ही एक दूसरे से रिलेट हैं और मुझे इसको साबित करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत, लेकिन यहाँ लॉन्जाइनस का नाम आ गया। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ध्वनि सिद्धांत, पर यहाँ रस संप्रदाय का नाम आ गया। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक भी सिद्धांत को ना छोड़ें। पॉइंट से ज़िंदगी की जंग हार ली जाती है और पॉइंट पे जो लोग रह जाते हैं वो ज़िंदगी की जंग को आत्महत्या करके छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, आरपीएससी पॉइंटों का खेल है, इसीलिए एक भी प्रश्न को छोड़ने की अगर मन में विचार भी हो, किसी को लगता है जनसंचार समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, क्या है 4 प्रश्न तो कुल आएंगे, अब 4 प्रश्नों के लिए कौन जनसंचार पढ़े, गलत बात। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अपने आप में इतना लेंदी है कि हिंदी के विद्यार्थियों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साइंस जैसे सब्जेक्ट तो वैसे ही नहीं आते हैं, बहुत कम कमांड होती है और कुछ ही बच्चे होते हैं जिनकी कमांड बहुत अच्छी होती है। हम तो उधर वैसे भी ये छोड़ रहे हैं, फिर अगर इधर हिंदी में भी हम ऐसा करने लगे तो फिर तो हमारा पढ़ना ही बेकार है और सिलेक्शन की उम्मीद भी बेकार है। क्योंकि मैंने भी मैथ्स, रीजनिंग इन चीज़ों को छोड़ा तो मैंने हिंदी के एक पॉइंट पर पूरा फोकस किया। आप मानोगे नहीं, मैंने हिंदी के 1 नंबर के पीछे अपनी जान लगा दी थी। सिलेबस के एक भी टॉपिक को मैंने हिंदी साहित्य में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एक जनसंचार के 4 प्रश्न आएंगे, मैंने खंगाल दिया। 10 सिद्धांत एमए के आएंगे, पूरा का पूरा पी गई थी। एक प्रश्न एक सिद्धांत से, लेकिन पूरा का पूरा मैंने खाली किया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं 100% उनको वहाँ दिक्कत आती ही आती है। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वास्तव में ये सत्य है कि नहीं है कि जीके के पेपर में कुछ सब्जेक्ट को लेकर आपको प्रॉब्लम है। तो आप हिंदी का एक भी टॉपिक, किसी को कार्यालयीय लेखन में दिक्कत है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है, परिपत्र क्या है, अधिसूचना क्या है, गजट क्या है, निविदा क्या है, विज्ञापन क्या है, सोचा क्या है, 3 प्रश्नों का सवाल है, छोड़ देते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि आप छोड़ दें, नहीं छोड़ना है आपको। एक प्रश्न के लिए भी जूझना पड़े और अगर 2 दिन भी खराब करने पड़े तो मैं फिर बता रही हूँ, कर लेना। ये हिंदी ही है जो आपको व्याख्याता के पद पर पहुँचाएगी, बाकी जीके में इतनी ताब नहीं जो आपको व्याख्याता बना दे। ये ध्यान रखना, हमारा सब्जेक्ट है ना, उसकी हम इज्जत करेंगे, उसकी हम रेस्पेक्ट करेंगे, वही हमें आगे ले जाएगा।
आप हिंदी के दम पर ही हिंदी के लेक्चरर बनेंगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आपको जिताएगा, बाकी और कोई आपको जिता नहीं सकता। इसीलिए एक प्रश्न के लिए भी 2 दिन तक माथाफोड़ी करनी पड़े, कर लेना, लेकिन उसे छोड़ना मत। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। लॉन्जाइनस व आनंदवर्धन दोनों ने कवि और उसकी प्रतिभा की क्या की है? अभ्यर्थना की है, यानी दोनों को उन्होंने प्रशंसा की है। अब आगे देखिए, आनंदवर्धन इन्होंने ध्वन्यालोक लिखा, मैंने बता दिया। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर ध्वनि सिद्धांत का समर्थन किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक है, करके देख लेना, खोल के देख लेना किताब। अभिनव गुप्त ने, अब देखिए ये यहाँ आनंदवर्धन था, एक तो ये नाम कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ अभिनव गुप्त की बात हो रही है। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। ध्वन्यालोक किसका पढ़ा हमने? आनंदवर्धन का। अब आनंदवर्धन का जो ध्वन्यालोक है, इस पर अभिनव गुप्त ने एक टीका लिखी, लोचन टीका। किस नाम से लिखी? लोचन, ध्वन्यालोक लोचन, इस नाम से लिखकर ध्वनि सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। विरोधी नहीं थे ये, समर्थनकारी थे। ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण का स्फोटवाद का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट में पूछा गया है। आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ को क्या कहा है? ध्वनि कहा है। और व्यंग्यार्थ को ही क्या माना गया? प्रतीयमान अर्थ माना गया। यह व्यंजना शब्द शक्ति में आता है ना, व्यंग्यार्थ, उसे ही क्या माना गया? प्रतीयमान अर्थ माना गया। कैसे? जिस प्रकार किसी सुंदरी के अंग प्रत्यंग से भिन्न उसके लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न कुछ चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रतीयमान होता है, और यह प्रतीयमान अर्थ ही क्या है? ध्वनि है। यानी कह कुछ और रहा है, कहना कुछ और चाह रहा और कह कुछ और रहा। हम व्यंजना शब्द शक्ति में क्या बोलते हैं? यह तो निरा गधा है। अब सामने गधा खड़ा होगा, हम कहेंगे ये निरा गधा है, पर हमने कमेंट कहीं और किया, ताना कहीं और मारा, यही क्या है? प्रतीयमान अर्थ है। ध्वनि की तुलना शब्द शक्ति से की जाती है। व्यंजना शब्द शक्ति को ही ध्वनि कहा जाता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने भेद माने? 3 भेद माने। देखिए, वस्तु ध्वनि, सबसे पहली तो इन्होंने क्या मानी? वस्तु ध्वनि। फिर दूसरी क्या मानी? अलंकार ध्वनि। और तीसरी रस ध्वनि। यानी आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद माने, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। अब हम इन तीनों को पढ़ेंगे, तीनों क्या है। वस्तु ध्वनि क्या है? हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में क्या पढ़ा था? वस्तु ध्वनि पढ़ी थी। अलंकार ध्वनि को किस में पढ़ा था? लक्षणा में। और रस में क्या पढ़ा था हमने? व्यंजना में। वही अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं यहाँ, ठीक है। अभिधा मूला ध्वनि को इन्होंने वस्तु ध्वनि कहा, और अभिधा शब्द शक्ति से युक्त काव्य को चित्र काव्य कहा, और हमने एक टर्म और पढ़ी थी, अधम काव्य, ठीक है। अलंकार ध्वनि, वो जो मैंने आपको ऊपर चार्ट बताया था ना फर्स्ट में, उसी चार्ट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। लक्षणा मूला ध्वनि यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त काव्य को अलंकार ध्वनि कहा गया। इसे गुणीभूत व्यंग काव्य भी कहते हैं। और हमने एक नाम और देखा था, मध्यम। अब रस ध्वनि, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, व्यंजना मूला ध्वनि को रस ध्वनि कहा जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही वास्तविक ध्वनि और काव्य की आत्मा माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, महिम भट्ट, भट्ट नायक। और ध्वनिवादी यानी कि जो ध्वनि के समर्थक थे वो कौन है? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ, भोजराज। अब देखिए, ये है विरोधी, ध्वनि विरोधी, और ये है ध्वनि समर्थक। अब हमको ऐसे याद नहीं होते तो दोनों में से एक की, किसी की भी एक की ट्रिक बना लो।
अगला दूसरा अपने आप हो जाएगा ना। मैंने यहाँ बनाई थी प्रभंकुम, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, प्रभ और फिर कुम, प्रभंकुम। ठीक है, प्रभंकुम। कैसे? प्र से प्रतिहारेंदु राज, ठीक है, भ से भट्टनायक, कु से कुंतक और महिम भट्ट में से। ओके, आप देखिए, पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वनि काव्य को ही उत्तमोत्तम काव्य कहा है। अब ये आपको कुछ अलग पेन से दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मेरे हर वीडियो में जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तब भी आपने देखा होगा कि मैं कहीं कुछ ना कुछ लिख दिया करती थी। जब मैं कॉलेज लेक्चरर के पेपर सोल्व करूँ किए थे मैंने उस वक्त, या फिर मैंने स्कूल लेक्चरर के किए, तो मोस्ट ऑफ कॉलेज लेक्चरर के जो पेपर मैंने सोल्व किए तो मैंने उनमें अथाह भंडार पाया। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनका भी, और प्रश्नों के पूछने के तरीके में उनके अंदर क्या क्या एक एग्जामिनर शामिल करता है। तो वो चीज़ें जब मुझे अच्छी लगी या कहीं से मुझे और कुछ अच्छा लगा तो फिर मैंने क्या किया, उसको यहाँ नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि जल्दी में लिखा गया है, इस वजह से। फिर भी देखो मैं कोशिश करती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखी, हमने ऊपर पढ़ा। अब देखो, ध्वनि के दो भेद बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, और ये ही आपको सबसे टफ लगेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये आपको सबसे टफ लगेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप बार बार मेरे वीडियो को इसी वीडियो में यहाँ तक आके 3 से 4 बार मुझे सुनेंगे, फिर आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे, फिर ये आपको आ जाएगा और इससे रिलेटेड आप प्रश्न करेंगे। देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, मैं फिर कह रही हूँ, यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और बार बार आप मुझे ये कहते हैं कि मैम आप ऑब्जेक्टिव कराओ, तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं आधे घंटे पौन घंटे का एक वीडियो बना दूंगी और उसमें गिनती के मैं 15-20 ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगी, फिर मैं उसके आंसर भी बताऊँगी, मैं उसका डिस्क्राइब भी करूँगी, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो आधे घंटे पौन घंटे में तो आप कम से कम भी 50 ऑब्जेक्टिव अगर घर बैठ के करोगे ना तो कर जाओगे। इसीलिए मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि आप वहाँ से कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट करो यहाँ पे। ठीक है ना। देखो, ध्वनि के दो भेद हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के दो भेद हैं। सबसे पहले ये इधर इतनी रामलीला पे नहीं जाना है, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, बाकी नहीं समझ आएगा। अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा है विवक्षित वाच्य ध्वनि। समझ में आया? पहला मैंने क्या बोला, अविवक्षित वाच्य ध्वनि, दूसरा क्या आया, विवक्षित वाच्य ध्वनि। समझ में आ गया? अविवक्षित वाच्य ध्वनि है लक्षणा मूला, और विवक्षित वाच्य ध्वनि कौन सी हो गई, अभिधा मूला। सबसे पहले ये टर्म समझनी। अब आगे देखो, अविवक्षा का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। अविवक्षित किसे कहते हैं? अभिधार्थ की आवश्यकता जहाँ नहीं होती है वो क्या कहलाता है। देखो, अ का मतलब आपको वैसे भी पता है, अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। ये सबने पढ़ा है, हर स्टूडेंट ने पढ़ा है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। यहाँ लिखा है अविवक्षित, यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको विवक्षित, विवक्षित को क्या माना, अभिधा मूला। यहाँ ये कह रहा है अविवक्षित, यानी जिसमें अभिधा नहीं होगी, सिंपल। समझ में आ गया? अब देखो, अविवक्षा का अर्थ हो गया जहाँ पर अभिधा की आवश्यकता नहीं है। अविवक्षित वाच्य, अब हमने पहले तो ध्वनि के दो भेद पढ़े, कौन कौन से पढ़े, अविवक्षित और विवक्षित। अब हम वापस इसी अविवक्षित ध्वनि के दो भेद और पढ़ेंगे। पहला होगा अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा होगा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ये दोनों टर्म देखिए आराम से। क्या बोला मैंने, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। किसके भेद है ये, अविवक्षित के। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत ये किस ध्वनि के भेद है, तो ये अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो,
अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि क्या है वो हमें पहले देखना है। जब वाक्य का अर्थ संक्रमित हो जाए या फिर जब वाक्य का अर्थ अन्य अर्थ में बदल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, अर्थांतर संक्रमित। और हमारी जो शब्द शक्तियाँ हैं उसके अंदर जो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति आती है वो किस में आएगी, अर्थांतर संक्रमित में। एग्जाम में ऐसे का ऐसे पूछा जाता है कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में कौन सी शब्द शक्ति है, तो उपादान लक्षणा आएगी, ध्यान रखिएगा। अब है अत्यंत तिरस्कृत, यानी जहाँ पर वाच्यार्थ का तिरस्कार किया जाए वहाँ पर आएगी लक्षण लक्षणा वाली ध्वनि। यानी अविवक्षित वाच्य ध्वनि सीधा सा है लक्षणा शब्द शक्ति का पार्ट, और लक्षणा शब्द शक्ति में भी दो तरह की होती है, आपने पढ़ी है, उपादान और लक्षण लक्षणा। तो जो अर्थांतर संक्रमित है वो तो होगी उपादान में, और जो अत्यंत तिरस्कृत है वो होगी लक्षण लक्षणा में, और ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो विवक्षित वाच्य ध्वनि क्या है। विवक्षा का अर्थ है जहाँ पर अभिधा की आवश्यकता हो या अभिधार्थ की इच्छा हो। अब विवक्षित वाच्य ध्वनि जो है इसके भी दो भेद हैं, कौन कौन से, असंलक्ष क्रम व्यंग और संलक्ष क्रम व्यंग। फिर ए आया, ए का मतलब क्या है, नहीं, यानी अर्थ के बदलने का क्रम लक्षित नहीं होता। जहाँ पर अर्थ के बदलने का क्रम लक्षित नहीं होता या फिर संक्रमित नहीं होता वो कहलाती असंलक्ष क्रम, इसे रस ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। और संलक्ष क्रम क्या है, अभिधा से व्यंग्यार्थ में बदलने का क्रम देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि सम्मिलित है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि किसमें सम्मिलित है, तो ये ध्वनि के भेद विवक्षित वाच्य ध्वनि में सम्मिलित है। और विवक्षित वाच्य ध्वनि में भी ये जो वस्तु ध्वनि है और अलंकार ध्वनि है ये किसमें सम्मिलित है, संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि में सम्मिलित है। ये आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया, यानी विचार व्यंजित होगा। अब देखो कमल पत्र सूची भेद्य न्याय, ये इसका संबंध किससे है, इसका विवक्षित वाच्य ध्वनि से है, और किससे है, संलक्ष क्रम व्यंग से। ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा, लोड मत लेना, बस आपको मैं बता रही हूँ की पॉइंट परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। इसमें भेदने के क्रम को देखा जा सकता है, इसीलिए इसे संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि कहा जाता है। कमल पत्र सूची का मतलब क्या हो गया, कमल के पत्तों को एक साथ सुई से छेद करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कमल नाल को भेद करके ऊपर, इस वजह से कहा है कमल सूची पत्र, ठीक है। अब देखिए ये जो संलक्ष क्रम है, ये जो संलक्ष क्रम है इसमें शब्द शक्ति जन्मा और अर्थ शक्ति जन्मा, ये दो चीज़ें और आती है। जैसे वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि आए ना वैसे ही, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया और क्लासें कंटिन्यू रहेगी। कोशिश मेरी पूरी है, स्कूल में बोर्ड के एग्ज़ाम्स आज ही मतलब 23 तारीख को ही ख़त्म हुए हैं, इस वजह से थोड़ा फ्री हुई हूँ। बस अब कॉपीज़ चेक करने का टाइम आ गया है, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो मैं नहीं करूँगी आप लोगों को, और आप परेशान ना हो, पढ़ते रहिए लगातार अपनी गति से। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी आके और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 महीने मान लीजिए, 6 से 8 महीनों में सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, राधे राधे, हरे कृष्णा।